हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? और इतनी सारी छुट्टियों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बच्चों, बता दो कैसा लग रहा है? कैसी रही आप सब लोगों की दिवाली? है भाई? और दिवाली पे आपने कौन कौन सा बम पटाखा फोड़ा, बताएं? क्या क्या खाया? कुछ नया हुआ? लोकेश कह रहे हैं आज और रहने दो सर क्लास। ना भाई, छुट्टियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि इन छुट्टियों को भुलाने के लिए और 2 दिन की छुट्टी लगेगी। हैं? ऐसा ही है क्या? वी आर इन फाइनल्स। कल का मैच देखा? मैच भी कल बहुत शानदार हुआ। मजा आया? बढ़िया नहीं लग रहा है? अच्छा, मस्त रही राज। इंडिया वर्ल्ड कप भी जीतने वाला है। लौकी की सब्जी खाई सौरभ ने। धुआं धुआं कर दिया। अच्छा श्रेया, क्यों भाई? ईटिंग दही बड़े, अच्छा जी। रितिका पढ़ने के लिए तैयार हैं। चलो भाई, दिवाली तो बहुत अच्छे से मनाई आप लोगों ने। मैच में मजा आया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे थोड़े से पढ़ाई में ढीले हो गए, क्योंकि आपके एग्जाम भी तो बहुत डिले हैं। अब भाई, अब अगले 6 महीने 7 महीने तक कोई पेपर नहीं है। आपके पेपर 7 महीने के बाद होंगे। देखो, एग्जाम आपके लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, लेकिन आप ये भी सोचो कि 7 महीने के बाद सारे पेपर फटाक से हो जाएंगे। तो इतना ढीला होने का कोई आपको समय है नहीं। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। प्रॉफिट लॉस में आपको पढ़ा रहा था, सवाल नंबर 128। एमटीएस के पेपर का सवाल है। एमटीएस के पेपर में ऐसे और भी क्वेश्चन आए थे, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, जवाब दीजिएगा। बताएं, कोई दुकानदार 500 नोटबुक खरीदता है, वह उनमें से 300 नोटबुक उस प्राइस पर बेचता है जिस पर उसने 500 नोटबुक खरीदी थी। 140 नोटबुक को बेचे गए 300 नोटबुक के मूल्य से 20% अधिक दाम पर बेचता है। बाकी नोटबुक को कॉस्ट प्राइस पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। देखिए, एक शॉपकीपर ने 500 नोटबुक खरीदी, तो मैंने ये मान लिया कि माना एक शॉपकीपर ने 500 नोटबुक खरीदी है 500 रुपए की। समझ में आया? एक नोटबुक का सीपी 1 रुपए है। ठीक है भाई, एक नोटबुक का सीपी 1 रुपए, तो 500 नोटबुक कितने में खरीदी होगी? 500 रुपए की। एक नोटबुक 1 रुपए की खरीदी है। 300 नोटबुक को उसने इस प्राइस में बेचा है। 300 नोटबुक को उसने बेचा है, मैं नोटबुक लिख रहा हूं। 300 नोटबुक को उसने इस प्राइस में बेचा है जितने में उसने 500 नोटबुक खरीदी थी। भाई, 500 नोटबुक कितने में खरीदी थी? मैंने मान लिया कि 500 नोटबुक 500 रुपए के हैं, एक नोटबुक 1 रुपए की है। तो 300 नोटबुक उसने इस प्राइस पे बेची है जिसमें उसने 500 नोटबुक खरीदी थी। 500 नोटबुक कितने खरीदी थी? 500 रुपए की। तो 300 नोटबुक बेची थी उसने 500 रुपए में। क्लियर है? और 140 नोटबुक ही सोल्ड 140 नोटबुक्स। ध्यान सुनेगा, 140 नोटबुक को बेचता है 20% हायर रेट देन एट विच ही सोल्ड 300 नोटबुक। 140 नोटबुक को वो 20% हायर प्राइस पे बेचता है जिस प्राइस पे उसने 300 नोटबुक बेची थी। भाई, उसने 300 नोटबुक बेची है 500 रुपए की, तो एक नोटबुक कितने की हो जाएगी? एक नोटबुक होनी चाहिए 500 बटे 300, 5/3 रुपए की। एक नोटबुक कितने की बिक रही है? अगर 300 नोटबुक 500 रुपए की बेची है तो एक नोटबुक कितने की बेचेगा? तो 140 नोटबुक कितने की बेचेगा? 140 नोटबुक ये बेचनी चाहिए। 140 नोटबुक कितने की होनी चाहिए? लेकिन इस रेट से 20% हायर रेट से बेचा है। भाई, अगर 300 नोटबुक 500 रुपए की हैं तो 140 नोटबुक कितने की बिकनी चाहिए? लेकिन इस रेट से 20% हायर रेट पे बेचा है।
इससे 20% ज्यादा कितना होता है? 20% ज्यादा का मतलब 120%, 1.2 कितना आ जाएगा? ये 3 चौक 12, यानी कि आ जाएगा 70, 280। 140 नोटबुक बेची हैं 280 रुपए की। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं कैलकुलेट करने पर। रिमेनिंग नोटबुक को वो बेचता है कॉस्ट प्राइस पर, रिमेनिंग नोटबुक को कॉस्ट प्राइस पर बेचता है। रिमेनिंग नोटबुक बची कितने? 500 खरीदी थी, 300 और 140, 440 हो गई, बची 60। टोटल 500 नोटबुक। 60 नोटबुक को कॉस्ट प्राइस पर बेचा। एक नोटबुक 1 रुपए की है, 60 नोटबुक बेची कितनी है? 60 रुपए की। क्लियर है? आप बोलो 60 नोटबुक कितने के बेचेंगी? 60 रुपए की। आप बोलोगे हां जी सर। तो उसने सारी नोटबुक कितने रुपए में बेची है? इतने में। सारी नोटबुक कितने रुपए में बेची? आप बोलोगे हां सर। कितना आ गया ये आ गया 500 और ये 300, 840। 840 रुपए में उसने सारी नोटबुक बेची है, 840 रुपए में। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 500 रुपए का उसने सामान खरीदा था, 500 रुपए का, 840 में उसने बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 340 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। यह आ जाएगा भैया 340/5, 68% का प्रॉफिट है। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। केशव पानी कर देना। बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बढ़िया से इसकी लैंग्वेज आपको पढ़नी है। आगे चलेंगे, एक और सवाल 129। ठीक है जी। 129 नंबर क्वेश्चन करके बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है सभी लोग। टेक्निक असिस्टेंट के पेपर में सवाल आया था बच्चों, करके बताइएगा जल्दी से। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। मानव रेट लिखा है, रेट। सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो, लैंग्वेज को। सवाल बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त है, बहुत मजा आएगा आपको सवाल करने में। ऐसे 3-4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखे, मैं आपको एक ही सवाल करवा रहा हूं, ये वाला मिसलेनियस क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस एक टीवी के क्रय मूल्य से 4500 रुपए कम है। कंप्यूटर का जो प्राइस है वो टीवी से 4500 रुपए कम है। ठीक है। टीवी 10% के प्रॉफिट में बेचा जाता है, कंप्यूटर 24,500 रुपए में बेचा जाता है। पूरे लेन देन में होल ट्रांजैक्शन 20% का लाभ होता है, तो टीवी का विक्रय मूल्य बताओ। तो देखो यहां मैं लिख रहा हूं कंप्यूटर, यहां पे लिख रहा हूं मैं टीवी। सभी लोग ढंग से सुनेगा, ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे। ये कंप्यूटर है और ये दोस्तों टीवी है। बच्चों यहां मैं लिख रहा हूं कॉस्ट प्राइस और ये हो गया दोस्त आपका सेलिंग प्राइस। हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। देखिए एक कंप्यूटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो टीवी के कॉस्ट प्राइस से 4500 रुपए कम है। टीवी 10% के लाभ पर बेचा जाता है, कंप्यूटर 24,500 में बेचा जाता है। 10%, अगर मैं पहली लाइन से शुरुआत करूंगा तो एक्स मानना पड़ेगा, एक्स नहीं मानना। टीवी 10% के प्रॉफिट में बेचा जाता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। यानी कि टीवी का कॉस्ट प्राइस अगर 10 है, अगर टीवी का सीपी 10 है तो टीवी 11 में बेचा गया है। टीवी का सीपी अगर 10 है तो टीवी को 11 यूनिट में बेचा गया है। कंप्यूटर कितने रुपए में बेचा जाता है? कंप्यूटर बेचा जाता है 24,500 रुपए में। क्लियर है? ये मैं नहीं कह रहा, सवाल बोल रहा है। ये रेशियो में, इसलिए मैंने सर्कल में बंद कर दिया। अब पहली लाइन देखो, कंप्यूटर का सीपी टीवी से 4500 रुपए कम है। अगर टीवी का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है तो कंप्यूटर का सीपी 4500 रुपए कम है। कंप्यूटर का सीपी कितना है? 10 माइनस 4500 रुपए। कंप्यूटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो टीवी से 4500 रुपए कम है। मैंने टीवी का 10 माना है, टीवी का सीपी 10 है तो सेलिंग प्राइस 11 हो जाएगा। टीवी का कॉस्ट प्राइस 10 से 4500 रुपए कम है कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस। जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या है? पूरे लेन देन का मतलब दोनों सामान पर कुल मिलाकर
20% का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का होता है 20% का। इसका मतलब यह है कि दोनों सामानों का जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो दोनों सामान के कुल कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। यह मतलब हुआ जी इस बात का कि दोनों सामानों का जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो दोनों सामान के कुल कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। दोनों सामानों का टोटल सेलिंग प्राइस क्या, ये 24,500 रुपए प्लस 1100, 11 यूनिट। ये यूनिट है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैंने रेशियो बंद किया है। ये जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस, दोनों सामानों का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, 10 और 10 20 यूनिट, 20 यूनिट माइनस 4500। जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है दोनों सामानों का जो टोटल ओवरऑल पूरे लेन देन में, पूरे लेन देन का मतलब सारे सामान पर कुल मिला के 20% का लाभ हुआ, क्योंकि जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा होने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 यहां से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। 20 की 1.2 में गुणा होगी मेरे दोस्तों 24, 20 की 1.2 में गुणा होगी 24 यूनिट, ये 11 है, 24 11 का डिफरेंस 13 यूनिट आएगा। 13 यूनिट की वैल्यू क्या है, 4500 की 1.2 में गुणा होगी कितना आएगा, 5400, 5400 हो जाएगा। जब 5400 माइनस का 5400 जब इधर आएगा, जब माइनस का 5400 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5400 जोड़ोगे 29,900। तो 13 यूनिट की वैल्यू 29,900 रुपए, कितने गुना, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 13 दूनी 26 और 6 13 39, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2300 रुपए। अगर एक यूनिट के लिए 2300 रुपए आ गई तो आपसे पूछा टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी का विक्रय मूल्य है 11 यूनिट, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू 2300 है, 11 की वैल्यू क्या आएगी 11 गुणा 23, और 11 गुणा 23 आ जाएगा 2500, 25,300 रुपए। और यही सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन बात करेक्ट है, ए ऑप्शन। रिकॉर्डेड नहीं है वीडियो प्रशांत। सत्यम जी कह रहे हैं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यम जी 6 दिन में सब भूल गए बेटा, अब समझने के लिए 10 दिन लगेंगे। 6 दिन की छुट्टियों में सारा गणित, प्रॉफिट लॉस रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन सब कूड़ा हो गया, कबाड़ा। ठीक है जी, तो अब दोबारा ऐसे गणित को समझने के लिए 10 दिन लगेंगे आपको। 10 दिन तक चुपचाप मुर्दे की तरह बैठे रहो। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल को ढंग से पढ़ो, सवाल को, सॉल्यूशन को पीछे मत भागो, सवाल के पीछे भागो। हल अपने आप मिलेगा जब आपको समस्या समझ में आएगी कि समस्या क्या है। फिर से एक बार बताता हूं, एक कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस टीवी के कॉस्ट प्राइस से 4500 रुपए कम है। अगर मैं पहली लाइन से शुरुआत करूंगा तो मुझे क्या मानना पड़ेगा, टीवी का एक्स है, कंप्यूटर का है एक्स माइनस 4500। अब एक्स आ जाएगा तो एक्स से हमें है तकलीफ, तो हमने इसको इग्नोर किया, आगे बढ़ाते हैं। टीवी 10% के लाभ पर बेचा जाता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि टीवी का सीपी अगर 10 है तो 10 से 10 का सामान 11 में बेचा गया है। टीवी का सीपी अगर 10 है तो 10 से कितने में बेचा गया, 11 में। ठीक है जी। कंप्यूटर 24,500 में बेचा जाता है, कंप्यूटर को बेचा गया 24,500 में। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब पहली लाइन का इस्तेमाल करेंगे कि कंप्यूटर का सीपी टीवी से 4500 रुपए कम है। टीवी का 10 है तो कंप्यूटर का कितना है, 10 यूनिट माइनस 4500, यूनिट है इसलिए मैंने सर्कल में बंद कर दिया है। अब सवाल में जो इंपॉर्टेंट लाइन है कि पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि आपने भाई अपनी दुकान में कंप्यूटर भी रखा है, टीवी भी रखा है, आपने दोनों सामान को बेचा, तो दोनों सामानों को बेचने से कुल मिलाकर, दोनों सामानों पे कुल मिलाकर आपको 20% का लाभ हुआ। यानी कि दोनों सामानों का जो टोटल सेलिंग प्राइस है, जो कुल विक्रय मूल्य है, वो उसके कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा का मतलब ही होता है 120% या 1.2।
किसी भी संख्या को 20% बढ़ाते हैं तो खुद का 120% हो जाती है। 120% को ही हम 1.2 कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर परसेंटेज में पढ़ाया है। पूरे लेन देन में 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब यह है कि दोनों सामानों का जो कुल विक्रय मूल्य है उन दोनों सामानों के कुल क्रय मूल्य से 1.2 गुना है, 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा होने का मतलब 20% ज्यादा होने का मतलब हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100 को 20% बढ़ाओगे तो 120% हो जाएगी। 120% का मतलब होता है 120/100, और 120/100 को ही हम 1.2 कहते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की परसेंटेज में क्लास हुई है 1.5 घंटे की, वो 1.5 घंटे की क्लास देख लो आप। ठीक है, मुझे पता आप सब कुछ भूल गए हो। तो मैंने कुछ नहीं किया, छोटे बालक की तरह दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ा 24,500 प्लस 11 यूनिट। दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ो 10 10 20 माइनस 4500 रुपए। तो जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 1.2 टाइम्स 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा मतलब 1.2। अब मुझे यहां से करनी है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मैंने करी है हवा में, एक स्टेप लिखा नहीं है, एक स्टेप दिमाग में करा है, कॉपी पे लिखा ही नहीं है। आपको भी दिमाग में समझना है कि भाई 1.2 की जब मैं गुणा करूंगा 20 में तो क्या आएगा, 24 आएगा। ये 24 है, इधर 11 है यूनिट है। 24 यूनिट और 11 यूनिट का डिफरेंस क्या आएगा, 13 यूनिट आएगा, 13 यूनिट। अब 4500 की गुणा करूंगा 1.2 में आएगा 5400। अब 5400 माइनस 5400 जब इधर आएगा 24,500 में तो ऐड हो जाएगा, माइनस 5400 जब इधर आएगा तो जुड़ के हो जाएगा 29,900। जो बालक ये नहीं कर सकता वो एक स्टेप लिख लो, डाउट मत लाओ। मैंने कैलकुलेशन दिमाग में कर ली, मैं आपको भी दिमाग में करना सिखा रहा हूं। अगर आपके पास दिमाग है ही नहीं तो आप एक स्टेप को खुद कर लो। पहले आप इसके अंदर गुणा करो गधों की तरह और फिर कर लो। ठीक है भाई, 13 यूनिट की वैल्यू आ गई तो एक यूनिट की वैल्यू 2300 रुपए। एक की वैल्यू 2300 रुपए है तो टीवी का कॉस्ट प्राइस है 11 यूनिट। 11 की वैल्यू आएगी 11 गुणा 2300 यानी कि 25,300 रुपए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 130। जवाब दीजिएगा इसका क्या आंसर है। पहले आप लोगों का ही पढ़ने में मन नहीं लग रहा, हमारा भी मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, ऐसी बात नहीं है, पर पढ़ाना है और पढ़ना है ईमानदारी से। नहीं संकेत, संकेत कह रहे हैं छठ पूजा का हॉलीडे रहेगा। बेटा संकेत छठ पूजा तो संडे की है ना, 18 तारीख को है ना छठ पूजा, तो उस दिन तो छुट्टी है ही है। केशव ये छठ पूजा 18 तारीख की है ना, देखो एक बार कब कब की है भाई छठ पूजा। बिल्कुल भी एंग्री नहीं संकेत जी, वो तो बच्चों पे निर्भर करता है संकेत जी। बच्चे है नहीं जी इस लायक की जल्दी जल्दी सिलेबस निपटाया जाए ना। बच्चे बहुत ही बेकार हैं बेटा पढ़ने में, बच्चे बहुत बेकार हैं, इनके कुछ खोपड़ी में नहीं जाता है। कल की है छठ पूजा, कल की है ना भाई, 19 एंड 20 संडे एंड मंडे, 17 18 19 20। 19 तारीख की छठ पूजा है तो 19 तारीख का तो संडे है ना भाई, वो तो अपने आप पे छुट्टी हो गई। चलो मान लिया आपकी बात, कर ली छुट्टी हमने 20 तारीख की। चलिए छठ पूजा की छुट्टी देते हैं, आप हर बार गुस्सा करते हो। मैं पिछले 5 साल से छठ पूजा पे छुट्टी नहीं दे पा रहा हूं, बालक हर बार मुझसे नाराज रहते हैं। मैंने दे दी, 19 तारीख का संडे है और 20 तारीख का मंडे है, और मैंने आपको दोनों दिन की छुट्टी दी है। चलो आपको छठ पूजा की, ठीक है ना, आप अच्छे से छठ पूजा एंजॉय करिए। छठ पूजा एंजॉय क्या करना, छठ पूजा करनी है आपको, भगवान सूर्य देव की पूजा होती है। सूर्य देव ही ऐसे प्रबल भगवान है जिसको इंसान अपनी आंखों से देख सकता है, बाकी किसी भगवान को इंसान आंखों से नहीं देख सकता। हवा को नहीं देख सकते, अग्निदेव को देख सकते हैं, अग्निदेव को देख सकते हैं, कुछ ही भगवान है अग्निदेव देख सकते हैं। चंद्रमा देवता है, वो भगवान नहीं है। सूर्य भगवान को हम देख सकते हैं।
और उनसे हमें सीधा प्रॉफिट होता है। कोई ये भी नहीं कह सकता कि सूर्य की पूजा करने से क्या फायदा है, सूर्य को आधे घंटे बंद कर दो, फायदा अपने आप नजर आ जाएगा, सारी दुनिया आधे घंटे में जो है बर्फ का गोला बन जाएगी। तो इसलिए सूर्य देवता की पूजा छठ पूजा वाले दिन होती है, बहुत अच्छी बात है। चलिए करेंगे जी, सवाल नंबर 130 बताओ। लवकुश कह रहे हमको 800 आदमी का प्रसाद बनाने का ऑर्डर मिला है, एक प्रसाद हमें भेज देना। हमारे छोटे भाई की, आपके बिट्टू सर हैं, आप जानते हो कि हमारा एक छोटा भाई है जो हमारे सारे काम हम दोनों भाई मिलके करते हैं जितना भी है। उनकी शादी है 27 तारीख को, 19 तारीख को उनका तिलक है, तो मैं जाऊंगा गांव। 27 तारीख को उनकी शादी है, तो इसलिए 27 तारीख के आसपास भी आपकी छुट्टियां हो जाएंगी कुछ। शादी तो इंसान की एक ही बार होती है, दो ही भाई है हम कुल, तो छुट्टियां होंगी उसमें भी। 19 तारीख को उनका वो है, तो मैं 18 तारीख को ही चला जाऊंगा, यानी कि सैटरडे को, परसों को। मैं केवल आज और कल ही पढ़ा पाऊंगा। 18 तारीख को हम गांव चले जाएंगे, 19 तारीख को है भैया का, फिर 20 तारीख को हम पूरा काम समेट कर तब वापस आएंगे। ठीक है जी। हमारा गांव है बुलंदशहर में, शाना। ऑस्ट्रेलिया इंडिया का फाइनल भी है जी। सवाल नंबर 130 करके बताइएगा क्या आंसर है। अब चलो, अच्छा बहुत बातें होगी, सवाल करके बताओ। ये सवाल बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, डाटा बदल बदल के, ठीक है ना। सवाल की बड़ी लैंग्वेज को देख के आपको घबराना नहीं है, हर एक सरकारी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाना, केवल आपको कैलकुलेशन करनी है जी। कोई दुकानदार 55 रुपए पर केजी के हिसाब से 20 किलो चावल, 50 रुपए पर केजी के हिसाब से 25 किलो चावल और 60 रुपए पर केजी के हिसाब से 35 किलो चावल खरीदता है। खरीद लिया, 3 टाइप के चावल खरीदे हैं, अलग अलग भाव वाले, अलग अलग। वह परिवहन पर 150 रुपए खर्च करता है। भाई सारे चावल खरीद तो लिए, खरीदने के बाद एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने रिक्शा में, तो रिक्शा में 150 रुपए की राशि खर्च करता है। वह चावल के सभी तीनों प्रकारों को मिलाता है, सभी चावलों को एक साथ मिलाता है और पूरे स्टॉक को 62.56 किलो के हिसाब से बेचता है। सारे चावल एक साथ खरीद लिए, खरीदने के बाद उनको इकट्ठा किया, एक जगह मिला लिया और सारे चावलों को बेच दिया 62.56 रुपीस पर केजी के हिसाब से। तो आपसे यह पूछा गया, बताओ पूरे लेन देन में उसका कितने परसेंट का लाभ हुआ, पूरे लेन देन में, यह आपसे पूछा गया है। जवाब दीजिएगा, कौन करके बताएगा। ठीक है, शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। इस साल हमारे देश में 35 लाख शादियां हैं, इन्हीं 2 महीनों में 35 लाख। कल जिस टीम के साथ हमारा मैच हुआ ना, कल जिस टीम के साथ, उस देश की जनसंख्या ही 49 लाख है, 49 लाख। आप समझ पा रहे हैं, न्यूजीलैंड की जितनी उनकी जनसंख्या उतनी तो हमारा हर साल जब लगन निभा जाता है 2 महीने में, उतना शादी हो जाता है, हैं? फिर भी कहते हैं हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा। चलिए अब बताओ जी, इस सवाल का क्या आंसर होगा। क्या किया है कि एक आदमी ने 3 अलग अलग टाइप के चावल खरीदे हैं। चावल खरीदने के बाद जो है उनको मिलाया और मिलाने के बाद सभी चावल को एक ही दाम पर बेचा है, 62.5 रुपए पर केजी के हिसाब से।
पूरे लेन देन में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो आप ये लगाओ, हिसाब लगाओ पहले कि सारा चावल खरीदा कितने का गया है, बताओ। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी ने खरीदा 55 रुपए पर केजी वाले 20 किलो चावल। 1 किलो चावल अगर 55 रुपए का है तो 20 किलो कितने के होंगे? 55 गुणा 20, 1100 रुपए के। उसके बाद 50 रुपए पर केजी वाले चावल खरीदे 25 किलो। 1 किलो चावल 50 रुपए के, तो 25 किलो कितने के होंगे? 25 पंजे 125, 1250 रुपए के। उसके बाद 60 रुपए पर केजी वाले 35 किलो चावल खरीदे, तो 1 किलो चावल 60 रुपए के, तो 35 किलो कितने के होंगे? 60 गुणा 35 आ जाएगा 2100 रुपए के। कहानी यहां पर रुकी नहीं, चावल खरीदने के बाद भी 150 रुपए का खर्चा किया ट्रांसपोर्ट पे, रिक्शा पे, तो 150 रुपए खर्चा किया उसने ट्रांसपोर्ट पे। तो टोटल कितना खर्चा हो गया चावल खरीदने में? 1000, 2000, ये 4000 हो गया, और 250, 150, 400 और 200, 600 रुपए, 4600 रुपए। तो यानी कि सारा टाइप का चावल खरीदने में 4600 रुपीस का खर्चा हुआ। 4600 रुपए का खर्चा हुआ सारा चावल खरीदने में, घर तक लाने में। खरीदने के बाद उसने क्या किया है? खरीदने के बाद उसने क्या करा है? सभी प्रकार के चावल को मिलाया, पूरे स्टॉक को 62.56 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। एक बात बताओ, उसने चावल खरीदा कितना में? 20 किलो चावल ये खरीदा है, 25 किलो ये खरीदा है, 35 किलो ये खरीदा है। 20 किलो, 25 किलो और 35 किलो कितना हो गया जी आपका? 80 किलो चावल हो गया ना, 80 किलो चावल। तो उसने टोटल 80 किलो ये चावल खरीदा 4600 रुपए का, और टोटल चावल खरीदा 80 किलो। अब 1 किलो चावल बेच रहा है 62.56 रुपए का, तो 80 किलो चावल कितने का बेचेगा? 80 गुणा 62.56 का। भाई सभी तीनों टाइप के चावल को खरीदने के बाद बढ़िया से मिलाया और मिला के बेचा है 62.56 रुपीस पर केजी में। 1 किलो चावल 62.56 रुपीस का बेचा है, तो 80 किलो चावल कितने का बेचेगा? मल्टीप्लाई बाय 80, यानी कि टोटल सामान इतने रुपए का बेचा। यहां तक कोई परेशानी? टोटल सामान इतने का बेचा, तो भाई 4600 रुपए का सामान खरीदने के बाद इतने में बेचा है। प्रॉफिट कितना हुआ? रेशियो ले लेंगे, सीपी से एसपी का रेशियो ले लेंगे, बात समाप्त। बस मुझे यहां से कैलकुलेशन करनी है और यहां से कुछ भी नहीं है। बताओ जल्दी से जी। देखिए 46 में प्राइम नंबर 23 है, 23 से तो कटना ही कटना चाहिए। ये 200 बार जाएगा, ये 23 से कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे भाई? 23 से, 23 से। 23 दूनी 46, बचा कितना? 46 के बाद बचेगा यहां से 165, 23 सत्ते 161, और ये 23 दूनी 46। 2 से काट लेते हैं मेरे दोस्तों 100 बार, और 2 से काटेंगे 40 बार। आपने कहा कि सर आगे क्यों नहीं काटा? मैं बात जानता हूं कि 100 में जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा, यानी कि हो गया 100 रेशियो 40 की 22.72 में गुणा होगी तो 8, और 27 चौका 108, 108.8 आ गया। 40 की 2.72 में गुणा करेंगे तो अगर 100 का सामान 108.8 में बिका है तो कितना प्रॉफिट है? 8.8 का। और 100 में जो भी आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, 8.8% का। ये सवाल का उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन, 8.8%। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था। पहले आपने ये पता लगाया कि सारा चावल खरीदा कितने का गया है, फिर आपने ये पता लगा कि सारा चावल बेचा कितने का गया है, और आपने रेशियो ले लिया और वहां से आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है बच्चों, नॉर्मल सवाल है। नॉर्मल लालाजी लोग भी अपनी दुकान पे बैठ के इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए आपको कोई गणित की नॉलेज नहीं चाहिए, आपका केवल थोड़ा सा दिमाग दुकानदारी वाला होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई, इस शीट का लास्ट, और उसके बाद जो है दोस्त हम अगली शीट शुरू करेंगे। 131 नंबर करके बताइए। हम एकदम ठीक है, आपको समय देते हैं करने का। बच्चों बनाएं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चल रहा है क्या आज मैच? केशव आज है क्या उनका मैच? कौन जीत रहा?
फाइनल में होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है, ऐसा ही लग रहा है ना। ऑस्ट्रेलिया से तो यार इंडिया वो आ जाती, थोड़ा घबराती है केशव। ऑस्ट्रेलिया से तो इंडिया थोड़ा घबराती है। तो ये भी रिकॉर्ड बनेगा कि वर्ल्ड कप पे बिना कोई मैच हारे जीतने वाली टीम पहली है। बड़ा कुछ नया घटित हो रहा है हमारे देश में है। छठ पूजा है, 17 तारीख को, कल ही है ना चुनाव, एमएलए एमपी में है केशव, वि, विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में, कल एमपी में चुनाव है। आज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच है, 19 तारीख को फाइनल है भाई। कितना कुछ हो रहा है। हम्म। चलिए करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर होगा बच्चों। निकिता को एक टेबल फैन को 840 पे बेचने से 20% का लाभ हुआ। एक दीवार घड़ी को 1008 में बेचने से 12% का लाभ हुआ। यदि वह टेबल फैन को 980 रुपए में बेचती है तो उसे दीवार घड़ी को मिनिमम किस प्राइस पे बेचना चाहिए जिससे दोनों सौदों को मिलाकर कोई नुकसान ना हो। बहुत बढ़िया सवाल है भाई। ये है टेबल फैन और ये है मेरे दोस्तों वॉल क्लॉक। ठीक है भाई। यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों सीपी क्रिय मूल्य, यहां मैं लिख रहा हूं एसपी यानी कि विक्रिय मूल्य। मेरी बात को सुनना। निकिता ने एक टेबल फैन को 840 रुपए में बेचा, निकिता ने बेचारी ने, और 20% का लाभ हुआ। तो टेबल फैन का सीपी क्या होगा? 840 पे बेचने पर 20% का लाभ हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस के 120% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू ये होगी बट 120, 100% की वैल्यू निकाल लो 700 रुपए। तो यानी कि टेबल फैन का जो सीपी है 700 रुपए है। उसके बाद दीवार घड़ी को 1008 में बेचने पर 12% का लाभ हुआ। तो दीवार घड़ी का सीपी क्या होगा? 1008 में बेचने पर 12% का लाभ हुआ, तो 112% की वैल्यू है। 100% में 12% प्रॉफिट होगा तो बिका कितने में? 112% में। 112% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालो तो कितना चला जाएगा मेरे प्यारे भाई? 9 बार चला जाएगा, यानी कि 900 रुपए। तो दीवार घड़ी का वॉल क्लॉक का कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? 900 रुपए आ गया। बोला है वह टेबल फैन को 980 रुपए में बेचती है। टेबल फैन को बेचती है 980 रुपए में। पूछा गया दीवार घड़ी को किस प्राइस पे बेचना चाहिए जिससे कि पूरे सौदे को मिलाकर कोई नुकसान ना हो, ताकि दोनों सौदों को मिलाकर उसे कोई नुकसान ना हो। कितने मिनिमम प्राइस पर उसे बेचना चाहिए जिससे कि दोनों सौदों को मिलाकर कोई नुकसान ना हो? कितने मिनिमम प्राइस पर बेचना चाहिए भाई? टेबल फैन 700 रुपए का था, 980 में बेच दिया, तो टेबल फैन पे 280 रुपए का प्रॉफिट हुआ है टेबल फैन पे। अगर आप दीवार घड़ी पे 280 रुपए का नुकसान करा दोगे तो ओवरऑल जीरो पे आ जाओगे कि नहीं भाई? टेबल फैन पे 280 का प्रॉफिट हो गया, दीवार घड़ी पे 280 का नुकसान हो गया। पूरे लेन देन में कुछ ना प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 900 रुपए पे 280 का नुकसान कराओगे तो दीवार घड़ी कितने बेचनी पड़ेगी? 620 में, 620 रुपीज में। और यही सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात समाप्त। कोई समस्या? बहुत ही अच्छा एक आसान सा सवाल था। तो ये प्रॉफिट लॉस की पहली बेसिक सीट थी जो मैंने आपको अच्छे से करवाई और आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे चलेंगे। प्रॉफिट लॉस की शीट नंबर 2 केशव लगी है, इसमें लग गई। पहली शीट काफी बड़ी थी, दूसरी शीट बहुत छोटी सी है। दूसरी शीट में केवल 45 सवाल ही है।
ठीक है ना। चलो इसे आज और कल की क्लास में निपटा देंगे, बनाएंगे जल्दी से। प्रॉफिट लॉस में 3 शीट है, करो पहला, जल्दी से बताएं। पहला सवाल प्रॉफिट लॉस की शीट नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन। पहली शीट बेसिक थी, इजी सवाल थे उसमें, बनाइए। अभी इसमें कुछ सवाल मैंने रिवीजन के तौर पे डाले हैं कि आपको कुछ याद भी है कि भूल गए। राम ने 20% के लॉस पर एक प्लॉट को 6,55,000 रुपए में बेचा। 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे इस प्लॉट को कितने रुपए में बेचना पड़ता। ये सवाल मैं ऑलरेडी पहली शीट में करवा चुका हूं। मैंने यहां पर दोबारा से एक ऐसा क्वेश्चन डाला है आपके रिवीजन के लिए, जिससे कि मैं चेक कर पाऊं कि आपको ये टाइप याद भी है कि भूल गए। करके बताओ जरा। जितना मैं शीट करवा रहा हूं माधुरी, उतना काफी। अगर कोई बालक हमारी शीट भी ईमानदारी से सॉल्व कर ले तो भी इसका कल्याण हो जाए। सवाल में साफ साफ बोला है कि 6,55,000 रुपए में एक प्लॉट बेचने से राम को 20% का लॉस होता है। 6,55,000 रुपए में राम ने एक प्लॉट बेचा, राम को 20% का लॉस हुआ। 100% के सामान पे अगर 20% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में, 80% में। ये 80% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, बटे 80, 1% का मान आ गया। भाई 100% पे 20% का लॉस अगर होगा तो सामान बिका कितने में, 80% में। ये 80% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बटे 80। ये 1% का मान है जो आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर। आपसे पूछा 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए प्लॉट को कितने में बेचना पड़ेगा। 100% पे अगर 15% का प्रॉफिट कमाना है तो प्लॉट को 115% में बेचना पड़ेगा। आपसे 115% की वैल्यू पूछिए, ये आंसर होगा। एक स्टेप मैंने आपको समझाया है। कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, कैलकुलेशन करने के चक्कर में लग गए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ऑप्शन देखो, हर ऑप्शन में 1-1 लाख रुपए का फर्क है, तो मैं इस सवाल को ऑप्शन से करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा ही नहीं। अब देखो ध्यान से, अगर आप यहां पर इसको भाग दोगे तो 8 मट्टू 64, 8 बार तो जाएगा ही जाएगा, 8 से बड़ा ही जाएगा, 8 से बड़ा ही जाएगा, 8 मट्टू 64। अब 8 से बड़ा नंबर आएगा और 8 की अगर गुणा हो 115 में तो 920 होता है, यानी कि 920 से बड़ा नंबर बनेगा, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। 920 से बड़ा नंबर आना चाहिए। ये देखो ये आ रहा है। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सुना आप लोगों ने, आप बोलोगे हां जी सर कर पाएंगे, और फेंक दो एक आध सवाल ऐसा ही। सवाल नंबर है बच्चों 2 आपके सामने, करके बताओ जी क्या उत्तर है, फटाफट बताएंगे आप, करो। जी सवाल है, एक शोरूम मालिक एक कार को 6,32,500 में बेचकर 15% का लाभ कमाता है। अगर वह इसको 8,10,000 में बेचे तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, यह सवाल है। करिए बच्चों, एक शोरूम का मालिक एक कार को 6,32,500 में बेचने पर 15% का लाभ कमाता है। 8,10,000 में बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा, ये प्रीवियस सर के पूछे हुए सवाल हैं। ये टाइप भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं या रिवीजन के तौर पर करवा रहा हूं। देखो बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तो वही है कि पहली लाइन से सीपी निकालो। सीपी निकालने की जरूरत नहीं है। बोला है जब हम कार को बेचते हैं 6,32,500 में तो कितना होता है, 15% का प्रॉफिट होता है। 100% में 15% का प्रॉफिट होता है तो सामान बिकता कितने में, 115% में। बोला अगर हम कार को 8,10,000 में बेचेंगे, 8,10,000 रुपए में, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, यही तो पूछा है आपसे। इसकी वैल्यू आपसे निकालनी है। अगर आप यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो जिंदगी बीत जाएगी, आंसर नहीं आने वाला। ऑप्शन देखो, ऑप्शन कितने दूर दूर हैं। ये सवाल जानबूझ के ऐसे सेट किए जाते हैं तो आप जो है अप्रोक्स में करो भाई। ये 6,32,500 है, 8,10,000 है। अगर मैं 2,500 रुपए को इग्नोर कर दूं, भाई 6,30,000 रुपए के सामने 2,500 रुपए की कोई औकात थोड़ना है। जब डील लाखों की हो तो हजारों को इग्नोर कर देते हैं। जब डील 6,32,000 की चल रही है तो 2,500 रुपए को इग्नोर कर दो।
बताओ, पहले बेच रहे थे प्लॉट 6,30,000 का, अब आप बेच रहे हो मेरे दोस्तों 8,10,000 का। रेशियो कितना है? ये चला जाएगा जी 9 से। 9 सत्ते 63, 9 नाम 81। देखो हो गया कि नहीं हो गया? नहीं कि पहले प्लॉट 7 रुपए में बेच रहे थे आप, पहले प्लॉट कितने में बिक रहा था? 7 रुपए में। और 7 रुपए में बेचने पर आपको 15% का प्रॉफिट था, यानी कि 115% की वैल्यू है, 115% की। अब प्लॉट बेच रहे हो आप 9 यूनिट में, आपसे 9 यूनिट की वैल्यू पूछे कि 9 की वैल्यू कितने परसेंट है, यही सवाल है। आप बोलोगे हाँ जी सर सवाल तो यही है, बताओ करके बताओ क्या आएगा। 7 यूनिट के लिए 115 है, तो एक की वैल्यू क्या आएगी? ये आ जाएगी बटे 7। 9 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 9, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 1035/7। 1035 को 7 से भाग दूंगा, क्या आएगा? 7 एकम 7, बचेगा 3 3 7 चौक 28, बचेगा 5 5 7 8 56, 148 आएगा मेरे दोस्तों। यानी कि 100% से कितना ज्यादा है? 48% ज्यादा है, अप्रोक्स 48। पहला ऑप्शन 48% के नजदीक पहला ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। बात समाप्त, खत्म। ये हो गया जी सवाल का सॉल्यूशन। ऐसे करने लगे तो केवल कैलकुलेशन करते हुए रह जाओगे, ऐसे करोगे तो फटाक से उत्तर निकालोगे। 7 की वैल्यू 115% है, 9 की वैल्यू 148% है, अप्रोक्स 100% से कितना ज्यादा है? 48% ज्यादा में का, वही आपका प्रॉफिट है। एक ही ऑप्शन 48 के नजदीक है, पहला ये उत्तर हो जाएगा। बात समाप्त, आगे बढ़ जाओ। तो मैं आपको सवाल सॉल्व करना नहीं सिखा रहा, वो तो आप कहीं से भी देख लोगे। मैं आपको सवालों को जल्दी करना सिखा रहा हूं साथ के साथ साथ। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 3। अगला टाइप आ गया मेरे प्यारे भाई। इस टाइप पे मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा। अब कितने क्वेश्चन कराऊंगा बेटे? 4। करो। सवाल नंबर 3, बताइए बच्चे इस सवाल का क्या आंसर है? करेंगे। 250 को इग्नोर कर दिया, बहुत छोटी वैल्यू है कमल। करो जी। तीसरा।
जी बच्चों बताओ। सोहन एक पुरानी कार 2,47,000 रुपए में खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 18,000 रुपए खर्च करता है, वह कार को 2,78,250 में बेचता है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? मैं कई बार आपको समझाता आया हूं कि किसी भी सामान को खरीदने में जब हम टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं वो होता है सीपी, टोटल क्रिय मूल्य। अब कार खरीदी तो 2,47,000 में, लेकिन 18,000 रुपए उसके मरम्मत पे भी तो खर्च हुआ, तो कार का टोटल सीपी क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 2,65,000 रुपए। यही आ जाएगा 2,65,000 रुपए कार का सीपी होगा, सीपी। अब इतने की कार पड़ी आपको टोटल, लेकिन आपने कार को बेचा कितने में? आपने कार को बेचा 2,78,250 रुपए में। तो आप हमें बताओ कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ? इतने का सामान अगर इतने में जाएगा तो प्रॉफिट कितना होगा भाई? 65 और 13 होता है 13,250 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? अगर आप यहां पे गौर से देखो तो बड़े इजी ऑप्शन है, डाट बहुत इजी होगा। देखो 26,500 का आधा होता है 13,250, 26,000 का आधा 13,000, 500 का आधा 250, या एक जीरो भी है, यानी कि आधा तो है नहीं, है 1/20। ये 1/20 है। 2,65,000 का 1/20 है, ऑब्जर्वेशन से दिखाई दे रहा है मुझे, और 1/20 का मतलब होता है सी ऑप्शन 5%। 5% का आपको प्रॉफिट हुआ है, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि पागलों की तरह बटे 2,65,000 गुणा 100 और काटने लगे 25 से, ये सब नहीं करना। थोड़ी ऑब्जर्वेशन भी देखे करो, ऑप्शन कितने आसान हैं। आगे चलते हैं। बहुत इजी टाइप है, इसमें कोई कैलकुलेशन है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। ये बताइएगा बच्चों। हाँ ठीक है ना, 10 सवाल तक मुझे करवाना है, ये बताएंगे। सवाल नंबर 4, मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 रुपए में खरीदी। ठीक है, इसकी मरम्मत पे और इसकी मेंटेनेंस पे 3,000 रुपए खर्च किए, फिर उसने इसे 12% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपए कम में बेचता तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता? अब बताओ मेरे प्यारे भाई। मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी 22,000 में और 3,000 रुपए खर्च किए भाई इसकी मेंटेनेंस पे और इसकी मरम्मत करवाने पे, यानी कि मोटरसाइकिल हो गई 25,000 की। 22,000 पे 3,000 रुपए और खर्च किए तो मोटरसाइकिल का सीपी हो गया, टोटल सीपी 25,000 रुपए। और इसने मोटरसाइकिल को बेच दिया, मोटरसाइकिल पे 12% का लाभ हुआ। मोटरसाइकिल को बेचने से कितना प्रॉफिट हुआ? 12% का। बोला 500 रुपए कम में बेचा होता तो प्रॉफिट कितना होता? बहुत सारे बच्चे अलग हिसाब किताब करेंगे, पहले 12% बेचने में प्रॉफिट से सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर 500 रुपए कम करेंगे, जरूरत ही नहीं है। मोटरसाइकिल पड़ी है 25,000 रुपए की, आपने मोटरसाइकिल को 12% के प्रॉफिट पर बेचा तो आपको 12% का प्रॉफिट हुआ। अगर आप 500 रुपए कम में बेचते, 12% से 500 रुपए कम में बेचते तो आपको 500 रुपए कम प्रॉफिट होता। यही ना, कितना? 500 रुपए कम प्रॉफिट होता। लेकिन आपसे पूछा परसेंटेज में कितना कम प्रॉफिट होता। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी यानी कि क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। प्रॉफिट 12% का हो रहा था, आपको 500 रुपए कम में बेचोगे तो 12% से 500 रुपए कम प्रॉफिट होगा। अब परसेंटेज में कितना? ये 500 रुपए क्या है भाई? आपका सीपी है 25,000, 25,000 रुपए कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है? 500। ये 500 कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है? 25,000 का 10% या 25,000 का 1% होता है 250 रुपए। 500 रुपए होगा जी 2%। ये कॉस्ट प्राइस का 2% है। देखो ना, 25,000 रुपए का 1% 250, तो 2% कितना हो जाएगा? 500 रुपए। तो पहले 12% का प्रॉफिट था, अब आपने 500 रुपए कम में बेचा, 500 रुपए का मतलब है 2%, तो अब 2% आपको कम प्रॉफिट होगा। 12 से 2% कम, यानी कि अब आपको कितना प्रॉफिट होगा? 10%। तो इस सवाल का आंसर 10% है, बस खत्म। अरविंद बिल्कुल गलत कर रहे हैं बेटा आप। आपने मोटरसाइकिल टोटल 25,000 रुपए की खरीदी है, आपने उस मोटरसाइकिल को खरीदने के बाद 12% के लाभ पर बेच दिया। 500 रुपए अगर कम में बेचते तो आपको 500 रुपए कम प्रॉफिट होगा,
लेकिन 12% से 500 रुपए कम प्रॉफिट होगा। आंसर परसेंटेज में बताना है। ये 500 रुपए कम प्रॉफिट होगा कितने सीपी पर? सीपी है 25,000 रुपए पर। 25,000 रुपए के सीपी पर 500 रुपए का कम प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में इंटू 100% कितना आएगा? यह आएगा आपका 2%। तो 12% से 2% कम, यानी कि अब आपको 10% का प्रॉफिट होगा। दुनिया में कोई से स्मार्ट तरीका नहीं है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर ये तो बड़ा आसान हो गया। ऐसे सोचना है आपको। परसेंटेज में पूछा तो डायरेक्ट परसेंटेज में अटैक करो। एक और सवाल, सवाल नंबर 6 बच्चों आपके सामने, जवाब दीजिएगा। इस सवाल का क्या आंसर है? दिमाग लगाओ बेटा विशाल, सवाल पढ़ें आप, ठीक है ना। एक कार डीलर ने 1,08,500 रुपए में एक पुरानी कार खरीदी। 5वां सवाल रह गया। जी करो। वो कमजोर बच्चे पढ़ ही नहीं रहे प्रदीप, क्या करें हम? जितनी मेहनत करनी चाहिए उतने कर ही नहीं रहे। ना वो सवाल पढ़ते, ना सुनते, ना लिखते, ना नोट्स बनाते, ना रिवीजन करते हैं। 5वां सवाल रह गया। नॉर्मल डेली लाइफ के सवाल है, डेली लाइफ के। इनको गणित के सवाल मत समझो, आप इनको अपनी जिंदगी के सवाल समझो कि भाई हमारी जिंदगी में भी ऐसा कुछ होता है। चलिए, रजनी ने 22,500 रुपए में एक एलईडी टीवी सेट खरीदा। कोई दिक्कत नहीं बेटे, अगर तुम्हारी इतनी बुरी हालत, मैंने आपको प्रॉफिट लॉस के 131 बेसिक सवाल करवाए। बेसिक 131 बेसिक सवाल करने के बाद मैं लेवल उठा रहा हूं। अगर आप 131 सवाल बेसिक पढ़ने के बाद भी आपको अंदर कमी रह जाती है, इसका मतलब आपकी हालत बहुत खराब है और आप इतने बेकार हैं पढ़ने में कि आपके लिए सरकारी नौकरी की 10 साल तैयारी करना भी कम है। कोई टीचर तो प्रॉफिट लॉस नाम के पूरे चैप्टर में 131 सवाल नहीं करवाता। मैंने तो आपको केवल प्रॉफिट लॉस की पहली बेसिक सीट में 131 सवाल करवाए। इतनी प्रैक्टिस करवाई और हर एक सवाल को टाइम देके पढ़ाया है। उसके बावजूद आप घर पे जाकर उनका रिवीजन नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, आप परसेंटेज रिवाइज नहीं करोगे, आप रेशियो नहीं पढ़ोगे, तो कैसे काम चलेगा? मैं केवल प्रैक्टिस करवा सकता हूं, मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। मेरा काम बस सही दिशा दिखाना है, उस दिशा पे चलना आपको खुद ही पड़ेगा। रजनी ने 22,500 रुपए में एक एलईडी टीवी सेट खरीदा। मेहनत करो प्रशांत। उसने इसके ट्रांसपोर्ट पर 800 रुपए और इसको लगवाने पर 1,000 रुपए खर्च किए। 20% का ओवरऑल प्रॉफिट अर्जित करने के लिए उसको किस कीमत पर बेचना होगा? इस सवाल में कुछ है क्या? देखो, रजनी बेचारी बंदी है, 22,500 रुपए में एक टीवी खरीद के लाई। खरीदने के बाद रिक्शा वाले को पैसा दिया 800 रुपए की, भाई ये टीवी हमारे घर तक लेके आ, 800 रुपए। उसके बाद 1,000 रुपए सर्विस वाला आता है टीवी लगाने के लिए दीवार में, 1,000 रुपए उसको दिया। तो टोटल टीवी पड़ा कितने रुपए का? जोड़ दो। ये टोटल टीवी हो गया भैया 23,000 और 500 800 1300, 24,300 रुपए। 24,300 रुपए का टोटल टीवी हो गया। ये बात है। 23,000 और 800 500, 24,300 रुपए का। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। अब बोला है 24,300 रुपए पर इतने का टोटल कॉस्ट पड़ा है, टीवी का टोटल कॉस्ट प्राइस है। 20% का प्रॉफिट कमाना है तो किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? अगर इस पर 20% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा? 120% में। 120% का मतलब 1.2 टाइम्स, ये सेलिंग प्राइस आ गया। 20% प्रॉफिट का मतलब होता है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है, और 20% ज्यादा होने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 से गुणा कर दो। जब आप गुणा करोगे तो भैया मैं तो यूनिट देख रहा हूं, 3 दूनी 6, इकाई अंक 6 आएगा, वो ये वाला ऑप्शन है बी। बात समाप्त। मुझे आगे करने की जरूरत ही नहीं है, खत्म।
ठीक, चले एक और सवाल है ऐसा, इस सवाल नंबर 6 बनाओ दोस्त, फटाफट करेंगे। एक कार डीलर ने 1,08,500 में एक पुरानी कार खरीदी। ठीक है जी, बहुत प्यार से सुनना और समझना। चारों सवाल है, चारों सवाल एक ही टाइप के, पर हर देखो मैं सारे टाइप कवर करवाने की कोशिश करता हूं। चारों सवाल करवाए देखो मैंने, चारों एक ही टाइप के सवाल है, लेकिन हर एक में अलग चीज पूछी गई है, तो ही तो आपकी खोपड़ी खुलेगी। एक कार डीलर ने 1,08,500 में पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर, उसकी जो है मेंटेनेंस पे कुछ पैसे खर्च किए। खर्च करने के बाद सवाल को ढंग से पढ़ेगा, उसने इसे 1,56,250 में बेच दिया, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 25% का। आपसे पूछेगा कार की मरम्मत पर, कार के मेंटेनेंस पर कितना पैसा खर्च किया गया है, यह आपसे पूछा है। देखो, एक आदमी ने कार 1,08,500 रुपए में खरीदी। इतने रुपए में कार खरीदी। कार खरीदने के बाद उसने कुछ पैसा खर्च किया उसकी मरम्मत पे, है ना। खरीदने के बाद कार में कुछ मरम्मत करवाई, भाई कार में कोई सामान खराब था, वो सामान नया डलवाया। मरम्मत करने के बाद अब कार नई बन गई, उसने कार को बेच दिया। कार को बेचा है 1,56,250 रुपए में, और इतने रुपए में कार बेचने से 25% का लाभ हुआ। तो आप मुझे बताओ, अगर इतने रुपए में सामान बेचने से कार पे 25% का लाभ हुआ है, तो कार का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? ये 100% पे 25% का प्रॉफिट है, ये 125% की वैल्यू है। 125% की 1% की वैल्यू ये आ गई। आप यहां से 100% की वैल्यू निकाल लो। मैंने पहली बेसिक शीट में पढ़ा दिया, ऐसा क्यों करते हो। 10 सवाल मैंने आपको करवाए, 10 सवाल जाकर रिवीजन कर लो। 1,56,250 में बेचने से 25% का लाभ हुआ है। 100 पे 25% का लाभ हुआ, 125% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू निकालेंगे 125 से भाग देके, 100% की वैल्यू निकालो, ये कार का टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये जो नंबर है 15,625, ये जो नंबर है 125 का स्क्वायर है। 125 का स्क्वायर होता है 15,625। आपको हमने पढ़ाया भी, आपको याद भी होगा। तो पूरा पूरा 125 बार कट जाएगा, 1250। 100 से गुणा होगी तो आएगा 1,25,00,000। 1,25,000 रुपए कार का टोटल कॉस्ट प्राइस है। यानी कि एक्चुअली में हुआ क्या है, आपने कार खरीदी होगी 1,08,500 में, फिर आपने कुछ पैसा कार की मरम्मत पे खर्च किया, तो कार का टोटल कॉस्ट प्राइस बन गया 1,25,000, जिसपे आपने 25% का लाभ कमाया और कार को बेच दिया 1,56,250 में। तो आपने कार की मेंटेनेंस पे पैसा खर्च कितना किया है? 1,25,000 में से 1,08,500 घटाएंगे तो 16,8,24,000 होता है, 16,500 रुपए। 16,500 रुपए जो एक्स्ट्रा है, ये कहां हुआ है? यही कार की मेंटेनेंस पे खर्च हुआ है। तो ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है भाई। प्रदीप, प्रॉफिट लॉस की पहली शीट दोबारा से पढ़ो बेटा। आप सब कुछ भूल भाल गए हो, कुछ नहीं याद आपको। 16,500 रुपए समझ में आया? अगर आपको ये सवाल समझ में आया तो सब बच्चे कमेंट में यस लिखेंगे, यस। सब बालक कमेंट में यस लिखेंगे। 8687.5 गलत बता रहे हो पूजा, थोड़ा तो दिमाग लगा के बताया करो कि तुम कह क्या रहे हो। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है। कर लोगे? चारों टाइप के सवाल बिल्कुल एजी सवाल है। आप किसी अनपढ़ मिस्त्री से पूछोगे तो वो भी सही करके दे देगा आपको ये सवाल। ठीक है ना, मिस्त्री लोगों का कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है, पढ़े लिखे आदमियों से ज्यादा फास्ट होता है। पढ़े लिखे आदमी तो गधे हैं, ठीक है ना। पढ़े लिखे आदमी की इज्जत कोई दो कौड़ी की नहीं है। एक बीटेक
चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर है दोस्त आपके सामने यहां पर 7, करके बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है फटाफट। चलिए अगला सवाल, अगला टाइप, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा। ये वाला टाइप आसान था, वेरी गुड। चलिए एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों में, ऐसा ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि कोई वस्तु अपने वर्तमान सेलिंग प्राइस के 62.5% में बेचा जाता है तो k% का नुकसान होगा। यदि वर्तमान सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए तो 2k% का लाभ होगा। के का मान क्या है, के का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल ऑलरेडी पहले ही हो चुका है पहली शीट में, लेकिन यहां वेरिएबल डाल के सवाल को डरा दिया। एग्जामिनर ने केवल आपको डराने का काम किया, एक वेरिएबल डाल के बोला यदि कोई वस्तु अपने करंट सेलिंग प्राइस के 62.5% पर बेचा जाए तो k% का नुकसान होगा। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5/8। 12.5% 1/8 है, तो 62.5% 5 गुना 5/8। जैसे मैंने मान लिया कि एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 8 है, ये मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु को जो आप बेच रहे हो वो 8 रुपए में बेच रहे हो, माना एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 8 है। तो सवाल बोला गया कि अगर सामान को उसके वर्तमान में जो विक्रय मूल्य है उसके 62.5% में बेचा जाए तो k% का नुकसान होगा। तो सेलिंग प्राइस को मैंने 8 मान लिया। अब 8 का 62.5% कितना होता है, 5 होता है। यानी कि जब आप सामान को 5 रुपए में बेचते हो, जब आप सामान को 5 रुपए में बेचते हो, सेलिंग प्राइस है, तो आपको k% का नुकसान होता है। नुकसान मतलब कॉस्ट प्राइस से k% कम में बिका। अब बोला ये गया आगे, यदि वर्तमान विक्रय मूल्य पर बेचे तो 2k% का लाभ होता है। भाई हमने सेलिंग प्राइस को माना कितना है, 8। करंट सेलिंग प्राइस को हमने 8 माना है। अगर हम करंट सेलिंग प्राइस पर ही वर्तमान विक्रय मूल्य पर बेचें तो हमको 2k% का प्रॉफिट होता है, 2k% का हमको लाभ होता है। तो आपसे पूछा है के का मान ज्ञात करें, के का मान क्या है। तो हमने क्या सिखाया, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस। पहले 5 रुपए में बेच रहे थे तो k% का लॉस है, अब 8 रुपए में बेच रहे हैं तो 2k% का प्रॉफिट है। तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया, जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर 3k% का, 2k में से माइनस के घटाएंगे 3k% का। रुपए में कितना फर्क आया, पहले 5 रुपए में बेच रहे थे अब 8 रुपए में बेच रहे, तो रुपए में फर्क आया मेरे दोस्तों 3 रुपए का। रुपए में फर्क है 3 रुपए का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि k% का मतलब क्या है, k% का मतलब ही 1 रुपए के बराबर है। 3 से 3 कट गया, 1 रुपए का। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 3k% का। रुपए में कितना फर्क है, पहले 8 रुपए में बिक रहे थे, पहले 5 रुपए में 8 रुपए में मेरे दोस्तों, तो 3 का फर्क है, 8 और 5 3 का डिफरेंस। तो k% का मतलब है 1 रुपए। आपको निकालना है k का मान। सुनो, k% का मतलब है, k% का मतलब है 1 रुपए, 1 रुपए। ठीक है, लॉस है तो -1 हो जाएगा। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे दोस्तों, आप मुझे खुद बताओ, आपको के का मान निकालना है। के का मान यहां से निकलेगा, पहले केस से, यहां से तो 2k निकलेगा, मुझे 2k नहीं चाहिए, के का मान निकालना है। सुनो, आप यहां से पेन को 5 रुपए में बेचते हो, एक वस्तु को 5 रुपए में बेचते हो और आपको 1 रुपए का नुकसान होता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 6 रुपए होगा। आप किसी सामान को 5 रुपए में बेचते हो और k% का मतलब है 1 रुपए और आपको 1 रुपए का नुकसान होता है, तो सामान का क्रय मूल्य 6 रुपए होगा। भाई लॉस क्या होता है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। आपने सामान को 5 रुपए में बेचा और आपको 1 रुपए का नुकसान हुआ, k% मतलब 1, तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा 6 रुपए होगा। 6 पे 1 का नुकसान कराओगे तभी 5 रुपए बिकेगा, तो 6 रुपए है सीपी।
आपको 6 पे लॉस कितने का हुआ? 1 रुपए का। 6 पे लॉस कितने का हुआ है मेरे दोस्तों? 1 रुपए का। आप बोलोगे हाँ जी सर, नहीं कि आपका लॉस है 1/6 का मतलब होता है 16.66%, और यही के परसेंट के बराबर। आपको लॉस कितना हो रहा है भाई? के परसेंट। और आपको लॉस कितना हो रहा है पहले? 16.66 का। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 16.66 आ गई। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 16.66। बहुत अच्छा सवाल। पहली शीट में ऐसे 5 सवाल हुए। मैंने आपको बताया कि परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपये में डिफरेंस, वह हर बालक ने कर लिया था क्योंकि नॉर्मल था। यहां वेरिएबल डेल के सवाल को मुश्किल बना दिया, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आज भी वही नियम इस्तेमाल करना है कि परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस। पहले के परसेंट का लॉस था, अब 2 के परसेंट का प्रॉफिट है, 3 के परसेंट का डिफरेंस है, रुपए में 3 रुपए का। के परसेंट का मतलब है 1। के का मान पूछना है तो सीपी निकालना पड़ेगा। पेन को 5 रुपए में बेचते हो, 1 रुपए का नुकसान हुआ तो सीपी कितना होगा? 6 रुपए। 6 रुपए पर 1 रुपए का नुकसान हो रहा है 16.66%। 16.66% किसके बराबर है? के परसेंट के बराबर। तो के की वैल्यू क्या है? 16.66। बहुत अच्छा सवाल है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। समय तभी आएगा जब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। मामूली नहीं है क्वेश्चन बिल्कुल भी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 8। जल्दी से जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है। ऐसा क्वेश्चन अभी इस साल के भी पेपर में आया था, सेम सवाल। 3 क्वेश्चन करवाऊंगा जी। सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू। एक एक टाइप का एक एक सवाल ही करवा रहा हूं यहां पर मैं, एक एक टाइप का एक क्वेश्चन, ठीक है जी। सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% के लॉस पर 576 रुपए में बेची। ओके, मैं नाम लिख दे रहा हूं। सुधा, सुधा, रेनू और रघु। सुधा, रेनू और रघु, ये 3 करेक्टर इस सवाल में है जी। सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% के लॉस पर 576 रुपए में बेची। चलिए, तो सुधा ने एक वस्तु रेनू को बेची है 20% के लॉस पर 576 रुपए में, यानी कि रेनू ने वो वस्तु 576 रुपए में खरीदी है। अच्छा, सुधा ने रेनू को बेचा है 20% के लॉस पर। कितने के लॉस पर? 20% के लॉस पर। तो आप मुझे बताओ कि सुधा का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। सुधा ने एक वस्तु रेनू को बेची है और रेनू को बेचने से 20% का नुकसान हुआ है और 576 रुपए में बेची है। सुधा ने एक सामान रेनू को बेचा कितने में? 576 रुपए में, और 576 में बेचने से 20% का नुकसान हुआ। तो 80% की वैल्यू है। 100 पे 20 का नुकसान करवाओगे तो 80% की वैल्यू है। जैसे 100% की वैल्यू निकाल लो तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16, 720 रुपए। तो सुधा का जो कॉस्ट प्राइस है वो 720 रुपए है। ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि सुधा ने 720 रुपए का सामान रेनू को बेचा है 576 रुपए में। उसके बाद आगे पढ़ेगा। रेनू ने उसके ट्रांसपोर्ट पर 224 रुपए खर्च किए और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ हुआ होता। रेनू के लिए मेरे दोस्तों लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत बेहतरीन सवाल। सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% के लॉस पर 576 रुपए में बेची। ठीक है, सुधा ने रेनू को एक वस्तु बेची है 576 रुपए में। 576 रुपए में खरीदने के बाद रेनू ने 224 रुपए खर्च किया उसके ट्रांसपोर्ट पे। 576 रुपए की वस्तु खरीद ली रेनू ने, 224 रुपए खर्च किया रेनू ने उसको ट्रांसपोर्ट पे एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में। तो रेनू को वस्तु पड़ी है 576 प्लस 224, कितने रुपए की? 800 रुपए की। 576 में 224 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 800 रुपए। तो रेनू को वो सामान अल्टीमेटली 800 रुपए का पड़ा। 800 रुपए का पड़ा। फिर रेनू ने खरीद के इस वस्तु को बेच दिया रघु को। रेनू ने इस सामान को रघु को बेचा और
इस दाम पर बेचा है। रेनू ने सामान रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ। रेनू ने सामान बेचा है रघु को और इस कीमत पर बेचा है जिससे सुधा को 24% का लाभ होता। भाई सुधा का सीपी कितना है? 720 रुपए। 720 रुपए पे अगर 24% का प्रॉफिट कमाना है, रेनू ने रघु को इस दाम पर बेचा है। सवाल को पढ़ो कृपया, सॉल्यूशन मत देखो, केवल सवाल पढ़ो। रेनू ने रघु को इस ऐसी कीमत पर बेचा है जिससे सुधा को 24% का लाभ होता। भाई सुधा का क्रय मूल्य 720 रुपए। 720 रुपए पे अगर 24% का लाभ कमाना है तो 720 रुपए के 124% में बेचना पड़ेगा और 124% का मतलब 1.24। 24% का प्रॉफिट कमाने का मतलब 124% में सेल करना है 1.24। क्लियर है? आपसे पूछा रेनू का प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, यानी कि रेनू ने 800 रुपए का टोटल सामान खरीदा, टोटल सीपी 800 है और रेनू ने रघु को इतने रुपए में बेचा है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि रेनू ने जो सामान बेचा है रघु को ऐसी कीमत पर बेचा है जिसे सुधा को 24% लाभ हो। सुधा का सीपी 720 है, 720 पे 24% का लाभ कमाना है तो इतने में बेचना पड़ेगा 124% या 1.24 में। तो रेनू ने 800 रुपए का सामान रघु को इतने में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ? हम ले लेंगे रेशियो। क्लियर है? 80 से जाएगा मेरे दोस्तों 10 बार और 80 से जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर ये 9 बार। बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। 10 रेशियो कितना आएगा भाई? 9 की जब इसमें गुणा करूंगा 12 नंबर 108 और 24 4 नाम 36, यानी कि आएगा 11.36। अगर मैं 108 और 111.6 आएगा, यहां पे एक जीरो बढ़ा लेते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, यहां एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहां भी एक जीरो बढ़ जाएगा। बेस को अगर 100 बना लोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर परसेंटेज में आएगा। 90 की गुणा करेंगे 1.24 में यही आएगा 111.6। 90 की पहले 1.2 में 108। ठीक है भाई, फिर 90 की 0.04 में 3.6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 111.6। 100 रुपए का सामान अगर 111.6 में बिका है तो कितना प्रॉफिट है? 11.6% का प्रॉफिट है और यही आंसर है बी ऑप्शन। बात समाप्त। सवाल में कुछ भी नहीं है, कृपया क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। सवाल को पढ़ना है, सॉल्यूशन में कुछ नहीं रखा। आगे एक और सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 9। जल्दी से करेंगे 2 क्वेश्चन और, एक टाइप का एक ही सवाल करवा रहा हूं मैं आपको। बताइए जी क्या उत्तर है इस सवाल का? स्किप कर दीजिए प्रिंस। सुजाता ने अपने सामान का 62.5% लाभ 62.5% भाग 24% लाभ पर और बाकी सामान 13% के लॉस पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज याद करो। सुजाता ने अपने सामान का 62.5%, 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5/8। सुजाता ने अपने सामान का 62.5% बेचा है 24% के लाभ पर और बाकी सामान बेचा है 13% के लॉस पर। पूरे लेन देन में उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज याद करें। सुजाता ने अपने सामान का 62.5% बटे 8 आ रहा है ना, तो बटे 8 की शक्ल देख के मैंने मान लिया कि सुजाता के पास टोटल सामान है 8 रुपए। सुजाता के पास टोटल सामान है 8। 8 में से 5 वस्तुएं बेची हैं 24% के लाभ पर, प्रॉफिट पर। बची कितनी फिर? 3। टोटल वस्तुएं मैंने 8 मान ली, तो 8 में से 5 वस्तुएं बेची हैं 24% के प्रॉफिट पर। बचा कितना? 8 में से 5 घटाएंगे 3। 3 वस्तुएं बेची हैं 13% के लॉस पर, 13% के हानि पर। तो सामान को इस रेशियो में ब्रेक किया गया है। बोला पूरे लेन देन में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? पूरे लेन देन में नहीं निकाल सकते। डाटा बहुत आसान है, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं कि जब डाटा आसान है तो हम सवाल कैसे सॉल्व करते हैं? वेटेड एवरेज से। यहां 5 का 24%, 24 पंजे 120 का प्रॉफिट हुआ, या 13 39 का लॉस हुआ, तो 120 और -39 कितना आ गया? 81%। 81% का प्रॉफिट है कितने सामान पर? 5 और 3 8 सामान पर बटे 8। 81/8 का मतलब है मेरे दोस्तों 10:1/8।
तो 10:1/8 का मतलब आ गया 10.125% का प्रॉफिट। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। ठीक है भाई। 24 पंजे 120 और 13 120 - 39 हो गए 81% अपॉन 8, तो कितना आएगा 10.125%। कुछ है नहीं सवाल में, वेटेड एवरेज से आसानी से हो जाएगा। क्या तकलीफ है इस सवाल में? एक पैसे की तकलीफ नहीं इस सवाल में, बताओ किसी बालक को भी एक पैसे की तकलीफ आई हो तो। अगला सवाल, सवाल नंबर है और आज की क्लास के आखिरी सवाल है, सवाल नंबर है 10। यह सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था 2021 में, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में, और मुझे तो सवाल काफी उम्दा लगा था, इसलिए मुझे इसका आंसर भी चाहिए आप लोगों से। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का क्वेश्चन करिए। ए ग्रोसर मिक्सेस 2 वैरायटी ऑफ व्हीट एंड सेल्स द मिक्सचर एट ₹28 पर केजी टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25%। एक किराने वाला है, वो दो टाइप के गेहूं की किस्मों को मिलाता है, दो टाइप के गेहूं को मिलाता है और मिश्रण को ₹28 पर केजी में बेचता है और उससे 25% का प्रॉफिट होता है। तो एक किराने वाला है, वो दो टाइप के गेहूं को मिलाता है, मिलाने के बाद जो मिश्रण बना, मिश्रण को बेचता है ₹28 पर केजी में। ये मिश्रण का सेलिंग प्राइस है और ₹28 पर केजी में बेचने से 25% का लाभ होता है। ठीक है, तो यहां से मिश्रण का सीपी क्या आ जाएगा, जवाब दोगे? यहां से मिश्रण का क्रिय मूल्य क्या आ जाएगा, आप खुद मुझे जवाब दो। आप मिश्रण को ₹28 पर केजी में बेचते हो, ₹28 पर केजी में, और आपको 25% का लाभ होता है। 25% का मतलब 1/4, यानी कि अगर आपका सीपी 4 है तो आपको 1 का प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 5 आएगा ना, 5। ये 5 यूनिट की वैल्यू है, 4 यूनिट की वैल्यू का आएगी मल्टीप्लाई बाई 4। ये मिश्रण का सीपी आ गया, क्रिय मूल्य आ गया कि नहीं आ गया? आप मिक्सचर को ₹28 पर केजी में बेचते हो और आपको कितना प्रॉफिट होता है, 25% का। 25% मतलब 1/4। समझ में आई बात? नहीं कि 4 अगर सीपी है तो 1 का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस हुआ 5। ये 5 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू बटे 5, 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, मिश्रण का सीपी आ गया। दो टाइप के गेहूं को मिलाया आपने, फर्स्ट और सेकंड, आपने दो टाइप के गेहूं को मिलाया है और मिलाने के बाद मिश्रण को बेचा है आपने ₹28 पर केजी में। मतलब द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वैरायटी इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकंड। पहली वैरायटी का जो कॉस्ट है वो दूसरी से डबल है। एंड ही हैज मिक्स देम इन द रेशियो 2:3, दोनों गेहूं को 2:3 के रेशियो मिलाए, तो चीपर वैरायटी का प्राइस क्या है? दो टाइप के गेहूं खरीदे, दोनों गेहूं को 2:3 के रेशियो मिलाया गया है। दोनों टाइप के गेहूं की क्वांटिटी को 2:3 के रेशियो मिलाया गया है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। बोला यह गया है कि पहली वैरायटी का जो कॉस्ट है, पहली किस्म का जो कॉस्ट है, वो दूसरी से दुगुना है। सवाल में साफ साफ बोला गया है कि गेहूं की पहली किस्म का क्रिय मूल्य दूसरी किस्म से दुगुना है। क्रिय मूल्य ही आपको निकालना है। पहले किस्म का जो प्राइस है दूसरी से डबल है, यानी कि दूसरी का प्राइस अगर ₹1 पर केजी है तो पहली का प्राइस है 2। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो आप मुझे ये बताओ, आप मुझे यहां पर ये बताओ कि वेटेड एवरेज से मिक्सचर का सीपी कितना होगा? वेटेड एवरेज से आप मुझे ये बताओ, वेटेड एवरेज से मिक्सचर का सीपी क्या होगा? आपने दोनों टाइप की गेहूं की क्वांटिटी को 2:3 के रेशियो मिलाया है। पहली किस्म का जो प्राइस है वो दूसरी से डबल है। पहली किस्म का प्राइस है 2, आपने 2 किलो लिया तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। दूसरी किस्म का प्राइस है 1, आपने 3 किलो गेहूं खरीदा तो कितनी कीमत हो जाएगी? 3, 3 एकम 3, तो टोटल हो गया जी 7। ₹7 का गेहूं है, कितने किलो मेरे दोस्तों? 2 और 3 5/5 आ गया, यानी कि 7/5। वेटेड एवरेज से मिक्सचर का सीपी कितना आ जाएगा? 7/5। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सवाल में इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? मिक्सचर का सीपी दे रखा है भाई, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 3 7। ₹7 प्राइस है कितने का? 2 और 3 5 का, बटे 5। बताओ कितने गुना है?
तो आप कहोगे सर 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 28 आपका 4 बार कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 चौक 16, 16 रुपए पर केजी। एक की वैल्यू आ गई 16 रुपए पर केजी। आपसे पूछा है सस्ती गेहूं का प्राइस बताओ, सस्ती गेहूं का प्राइस 1 यूनिट है, यही आपसे पूछा था। एक की वैल्यू 16 रुपए पर केजी सस्ते गेहूं का प्राइस है। ए ऑप्शन खत्म। ऐसे सवालों को वेटेड एवरेज से करेंगे, एक एक क्वेश्चन ही मैं आपको कर पा रहा हूं, जिससे कि आप जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। शीट में अपलोड करवा दूंगा, आगे के सवाल खुद से करने की कोशिश करिएगा और इसके आगे क्वेश्चंस में आपको पढ़ाऊंगा कल। आज इतना ही, बाय।